हेलो एवरीबॉडी। तो आज है इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। और कल तक हमने पढ़ा था डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशंस के बारे में। अलग अलग तरीके क्या क्या हैं इरिगेशन को करने के। कुछ चीज़ें कल के लेक्चर में रह गई थी जिन्हें हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। चलिए खेल को शुरू किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि इरिगेशन प्रोजेक्ट के क्या-क्या टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक यदि इसका कल्चरल कमांड एरिया यानी कि सीसीए होता है, तो इसे हम बोलते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो 5 करोड़ से अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो कल्चरल कमांड एरिया होता है वो 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में होता है। और जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है 0.5 से लेकर 5 करोड़ के बीच में, यानी कि 50 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में। उसके बाद जो आता है हमारे पास वो होता है स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका जो कल्चरल कमांड एरिया होता है वो 2000 हेक्टेयर से कम होता है। और जो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल के आता है वो आता है 0.25 करोड़ से लेकर 0.5 करोड़ तक, यानी कि 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में। अच्छा, इसमें एक टर्म आ रही है सीसीए, जिसे बोलते हैं हम कल्चरल कमांड एरिया। मैं चाहूंगा कि आपको एक बार एक्सप्लेन करूं कि ये क्या होता है कल्चरल कमांड एरिया। ठीक है। तो इसे हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में आएगी, जहाँ पे मैं इसे काफ़ी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है। बट फिलहाल के लिए हम इसे एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक बात है। मान लीजिए कि हमारे पास यह एक एरिया है। ठीक है। अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें। यहाँ से जो है कि हमारी इरिगेशन कैनाल जो है कि निकल रही है। इस इरिगेशन कैनाल के माध्यम से हम इस पूरे एरिया में क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। इस पूरे एरिया में क्या कर सकते हैं? हम सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये पूरा एरिया है इसमें क्या कर सकते हैं? हम सिंचाई कर सकते हैं। अब ये जो पूरा एरिया मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कमांड एरिया। क्या बोलते हैं? कमांड एरिया। बट इस पूरे एरिया के अंदर हो सकता है कि कुछ हिस्से में क्या बने हुए हों? घर बने हुए हों। ठीक है। कुछ हिस्से में क्या बनी हुई हों? सड़कें बनी हुई हों। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हिस्से में हो सकता है घर बने हुए हों, कुछ हिस्से में हो सकता है सड़कें बनी हुई हों। मान लीजिए कि जो टोटल कमांड एरिया था वो था हमारे पास 1000 हेक्टेयर का। ठीक है। और जो हाउस बने हुए थे वो बने हुए थे 50 हेक्टेयर में। ठीक है। जो हमारी ये रोड बनी हुई थी ये बनी हुई थी हमारी 50 हेक्टेयर में। तो कल्चरल कमांड एरिया यानी कि कितने एरिया में अब हम रियल में इरिगेशन कर सकते हैं वो हम निकाल देंगे, उसे ही हम कल्चरल कमांड एरिया बोलते हैं। क्योंकि घर के ऊपर इरिगेशन नहीं होने वाला है और रोड के ऊपर भी किसी इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इस एरिया को जिसमें हमें इरिगेशन नहीं करना है उसे हटा देंगे। जो एरिया बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? कल्चरल कमांड एरिया। यानी कि जो, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सरल भाषा में, जो ये नहर है उसके माध्यम से उसके माध्यम से हम इस पूरे एरिया में जो ये बॉक्स के अंदर है सिंचाई कर सकते थे। पर इस पूरे एरिया के अंदर कुछ हिस्से में घर, कुछ हिस्से में हाउसेस बिल्डिंग्स बनी हुई थी, कुछ हिस्से में रोडवेज बनी हुए थे, रोड बने हुए थे, हो सकता है कहीं पे तालाब हो। तो जो एरिया जिसमें हमने सिंचाई नहीं करनी है उसे अगर हम टोटल कमांड एरिया में से माइनस कर देंगे तो जो एरिया हमारे पास आ जाता है वो क्या कहलाता है? कल्चरल कमांड एरिया। तो सीसीए इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कमांड एरिया कितना था? 1000 माइनस 50 प्लस 50, दिस कम्स आउट टू बी 900 हेक्टेयर। तो 900 हेक्टेयर क्या कहलाएगा? कल्चरल कमांड एरिया कहलाएगा। ये मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया क्योंकि पीछे कल्चरल कमांड एरिया का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में।
पर कल तक हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कल पढ़ाना रह गया था टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में। किसके बारे में रह गया था पढ़ाना? टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में। ठीक बात हो जाती है। तो टाइप ऑफ इरिगेशन में हमारे पास दो तरीके के मेथड आते हैं। सबसे पहले एक होता है सरफेस इरिगेशन और दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन। फिर हम सरफेस इरिगेशन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वाले को बोलते हैं हम फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। फ्लड इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन। फिर पेरेनियल इरिगेशन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इरिगेशन और दूसरा होता है स्टोरेज इरिगेशन। ठीक है। तो सरफेस इरिगेशन के दो भाग हो जाएंगे, एक कहलाएगा फ्लो इरिगेशन, दूसरा कहलाएगा लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को अगेन हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है फ्लड इरिगेशन और दूसरा होता है पेरेनियल इरिगेशन। और पेरेनियल इरिगेशन भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इरिगेशन एंड स्टोरेज इरिगेशन। इन सब को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। मैंने बाइफरकेशन आपको दे दिया। इसी प्रकार से सब सरफेस इरिगेशन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ इरिगेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सरफेस इरिगेशन की। किसकी बात करेंगे हम? सरफेस इरिगेशन की। सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जो वाटर है, सिंचाई का जो पानी है, उसे सॉइल की सरफेस पे यानी कि सॉइल की सतह पर क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार के इरिगेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सरफेस इरिगेशन इंप्लाइज दैट जो वाटर होता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सॉइल की सरफेस के ऊपर, यानी कि मिट्टी की सतह पर। हिंदी में लिख सकते हैं हम, मिट्टी की सतह पर पानी का सीधा प्रयोग कर दिया जाता है इसमें। ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह सरफेस इरिगेशन है, तो इसकी मिट्टी की सतह पे हम क्या करेंगे, पानी का सीधा प्रयोग करेंगे। ठीक है। किस तरीके से किया जाता है? दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ग्रेविटी के द्वारा या पंपिंग के द्वारा। कैसे किया जा सकता है? पंपिंग के द्वारा। ठीक है। तो ग्रेविटी के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो सतह है उसमें ढाल रखकर या उसमें जो नेचुरल ढाल है उसका उपयोग करके पानी को क्या कर सकते हैं, खेतों में सप्लाई कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी के द्वारा। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है पंपिंग के द्वारा। पंपिंग में हम क्या करते हैं कि पंप के माध्यम से पंप करके वाटर को क्या करते हैं, खेतों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे चित्र दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये है सरफेस इरिगेशन बाय ग्रेविटी। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैनाल से जो है, ये फील्ड चैनल है, इससे हम क्या कर रहे हैं, पानी को इस तरफ को लेके आ रहे हैं। ठीक है। और ये पानी इस तरीके से फ्लो करके आ रहा है इस तरफ को, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये पानी खेतों में धीरे धीरे सप्लाई हो जा रहा है। ठीक बात है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, सरफेस इरिगेशन बाय पंपिंग। तो यहाँ पर ये पंप लगाया हुआ है, पंप के माध्यम से जो है खेत में क्या है, पानी को क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। इस तरीके से पानी खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सरफेस इरिगेशन की, फिर से वंस अगेन। सरफेस इरिगेशन दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। एक तो फ्लो इरिगेशन होता है, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं फ्लो इरिगेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? फ्लो इरिगेशन की। ठीक है। तो फ्लो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, वाटर को क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। लिफ्ट इरिगेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले फ्लो इरिगेशन को समझ लेते हैं। तो फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, वाटर को क्या किया जाता है, ग्रेविटी के माध्यम से फ्लो किया जाता है। ठीक है। तो कैसे फ्लो करेंगे हम? जो वाटर होगा उससे हाई एल्टीट्यूड पे या ऊंचाई वाले स्थान पे से नीचे वाले स्थान पे फ्लो किया जाता है। जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वह एलिवेटेड स्थान पे यानी कि ऊंचाई वाले स्थान पे होती है, और वहां से उस पानी को फ्लो करके जो नीचे खेत होते हैं उनमें सप्लाई कर दिया जाता है। किसके माध्यम से कर दिया जाता है? ग्रेविटी के माध्यम से कर दिया जाता है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं जरा सा। वाटर कहाँ से सप्लाई करते हैं हम? हायर लेवल से। ग्रेविटी के माध्यम से कर देते हैं। फ्लो इरिगेशन को हम फर्दर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फ्लो इरिगेशन को हम फर्दर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या है वो दो हिस्से? पहला आ जाएगा हमारे पास, ये लिख देते हैं, पैरे। दूसरा होता है हमारे पास, ठीक है, पेरेनियल इरिगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बारह माही सिंचाई। पेरेनियल इरिगेशन को समझ लेते हैं। पेरेनियल इरिगेशन वह इरिगेशन होता है जिसमें हमें पानी की अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास पानी है वो अवेलेबल है 12 महीने, या हर समय अवेलेबल है खेत में सिंचाई करने के लिए। तो पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान, क्रॉप पीरियड मतलब जब फसल को बोया गया और जब तक काटा गया, कोई भी फसल हो तब तक उसका जो पीरियड होता है उसे क्रॉप क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो पूरे क्रॉप पीरियड में यदि हमारे पास सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है, और पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान हमारे पास यदि सिंचाई करने के लिए पानी मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरेनियल इरिगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरेनियल इरिगेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है वो हर समय हमारे पास मौजूद होती है। तो इसमें लिख देंगे हम, पूरे क्रॉप पीरियड के लिए हमारे पास कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट वाटर सप्लाई मौजूद है। ठीक है। तो हम जब भी पौधे को पानी की आवश्यकता होगी उसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कैनाल इरिगेशन सिस्टम, नहरों की जो सिंचाई व्यवस्था होती है वो हो जाता है इसका एग्जाम्पल। पानी हमारे पास हर समय मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय हम खेत में उसे सप्लाई कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। पानी हमारे पास सिंचाई करने के लिए हर समय मौजूद है, मगर जब भी क्रॉप को आवश्यकता होगी तब तब हम उसे खेत में आवश्यकता के हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला आ जाएगा डायरेक्ट इरिगेशन, और दूसरा आ जाएगा स्टोरेज इरिगेशन। ठीक है। पहला आ जाएगा डायरेक्ट इरिगेशन और दूसरा आ जाएगा स्टोरेज इरिगेशन। ठीक है। डायरेक्ट इरिगेशन में क्या होता है, जो रिवर का रन ऑफ होता है, तो डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पेरिनियल इरिगेशन में पहला आता है हमारे पास डायरेक्ट इरिगेशन। तो डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है? डायरेक्ट इरिगेशन में जो रिवर का रन ऑफ होता है, जो रिवर में पानी का फ्लो है, उसे डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं कैनाल में, और उसके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पीछे बताता हूँ आपको डायग्राम के माध्यम से। और दूसरा होता है इरिगेशन, जो होता है स्टोरेज इरिगेशन, ये भी पेरेनियल इरिगेशन का पार्ट है। तो इस स्टोरेज इरिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? डैम्स के माध्यम से स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और उस स्टोर्ड वाटर को हम इरिगेशन के लिए कैनाल के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पीछे ये डायग्राम है, जो ये पहला डायग्राम आप देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो थोड़ा। जो हम पहला डायग्राम देख रहे हैं, ये है, पहले मैं इन डायग्राम्स के नाम लिख के आपको बता देता हूँ, तीन जो डायग्राम्स हैं क्या क्या एक्चुअल में, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जो पहला डायग्राम है ये वाला,
जो पहला डायग्राम है ये वाला, ये है डाइवर्जन वियर का, दूसरा डायग्राम है बैराज का, और तीसरा डायग्राम है डैम का। हम इससे ही समझ जाएंगे कि कैसे, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहीं बता दूंगा। हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये एग्जाम में आता है फिर भी, अन्य अन्य टॉपिकों से कवर होके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और पहले समझ लेते हैं डाइवर्जेंट वियर क्या होता है। ठीक है। इसमें जो ये जो पहला वाला है और जो ये दूसरा वाला है, ये दोनों हैं डायरेक्ट इरिगेशन के एग्जाम्पल, और जो ये तीसरा वाला है ये स्टोरेज इरिगेशन का एग्जाम्पल है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं होता क्या है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको डायग्राम से, थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। इस डायग्राम को हम देखते हैं ध्यान से। इस डायग्राम में ये डायग्राम जो है ये है वियर का डायग्राम, डाइवर्जन वियर का डायग्राम है। तो क्या होता है, ये यहाँ से नेचुरल जो तुम्हारी रिवर है यहाँ से फ्लो कर रहा था, जो तुम्हारा चैनल है वो यहाँ से फ्लो कर रहा था। ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे एक बैरियर बना दिया। उस बैरियर के माध्यम से क्या होगा, पानी का जो लेवल है, जो मेन नदी है, जो मेन स्ट्रीम है, जो पानी की स्ट्रीम है, जो मेन नदी है उसमें बढ़ जाएगा। उस पानी को हम, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तुम्हें, इसके माध्यम से ये यहाँ कैनाल में क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वियर में क्या होता है, आमतौर पे यहाँ पे कोई भी गेट्स नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे कोई भी गेट नहीं दिए जाते हैं। जो बैरियर है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी गेट नहीं दिया जाता है। बस पानी का लेवल बढ़ाया जाता है, और डायरेक्टली कुछ पानी, जो लेवल बढ़ता है पानी का, उसको हम कैनाल के माध्यम से क्या है, इरिगेशन के लिए यूज कर देते हैं। बाकी पानी जो बैरियर है उसके ऊपर से फ्लो करके इस तरीके से निकलता रहता है, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट वेयर। ठीक है। तो इसमें जो स्टोरेज है वो ज़्यादा नहीं है, नदी पूरी फ्लो कर रही है आराम से। जो नदी है वो अपने नेचुरली फ्लो कर रही है, कुछ पानी का लेवल हमने बढ़ाया बैरियर देके, और उससे हमने खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर दिया। ठीक बात हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा बैराज की तरफ चलते हैं। बैराज में क्या होता है, जो रिवर है यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है हमारी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, यहाँ पे हमने ये ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया है, रुकावट बना दिया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट बना दिया। इस रुकावट में यहाँ पे छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ पे गेट ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे गेट होते हैं लगे हुए। ये गेट क्या करते हैं, जब बंद रहते हैं तो पानी रुका हुआ रहता है, जब इस गेट को हम ओपन कर देते हैं तो पानी वहां से फ्लो करता है। तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे मल्टीपल गेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है। इस नदी को के पानी को हमने बैराज के माध्यम से, इसे बैराज बोलते हैं, बैराज के माध्यम से रोक दिया है। और यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में कैनाल निकल रही है, सिंचाई के लिए कैनाल, कैनाल में पानी को जो है कि ट्रांसफर किया जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो बैराज में क्या होता है, गेट ओपनिंग्स होती हैं, तो गेट को बंद करके जो मेन रिवर है, जो मेन स्ट्रीम है, उसमें पानी का स्तर क्या होता है, बढ़ाया जाता है। जैसे ही मेन रिवर में पानी का स्तर बढ़ता है, तो यहाँ से इनटेक स्ट्रक्चर के माध्यम से, मतलब पानी को कैनाल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगर मान के चलो कि यहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम कुछ गेट्स को यहाँ पे ओपन करके फ्लो को कंटिन्यू कर लेंगे। अगर मान के चलो कि यहाँ ऊपर जो स्टोरेज है हल्का सा, जो ज़्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं होता है, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मगर यहाँ पे पानी का अगर स्तर कम हो गया तो गेट्स को बंद कर देंगे, स्तर बढ़ने देंगे, जिससे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर कैनाल में बनी रहे। तो इसको हम बोलते हैं बैराज। तो ये दोनों डायरेक्ट इरिगेशन के हिस्से हैं, ये दोनों के दोनों जो मैंने अभी बताया, डाइवर्जन वियर और बैराज, दोनों डायरेक्ट इरिगेशन के पार्ट हैं। इसमें हम पानी के फ्लो को रोक नहीं रहे हैं, कोई स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, पानी नदी बह रही है, उसमें क्या बोलते हैं हम, ऑब्स्ट्रक्शन बना के, रुकावट बना के जो कैनाल है उसमें पानी को ले ले रहे हैं, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट इरिगेशन। अब बात करते हैं डैम की, जैसे बोलते हैं हम स्टोरेज इरिगेशन। डैम में क्या होता है कि डैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो वियर और बैराज की तुलना में काफी ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक डैम बनाया है जिसकी काफी ज्यादा गहराई भी है, देखो अब गहराई भी ज्यादा है इसमें। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस बैरियर के माध्यम से जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, पानी को रोका जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा क्या बनाया जाता है, स्टोरेज रिजर्वायर बनाता है। यहाँ पे पीछे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। और इस तरीके से हम स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे इस स्टोर्ड वाटर को कैनाल के माध्यम से ऐसे करके हम सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। डैम का एक और इस्तेमाल ये है कि इस पानी के इस्तेमाल से हम हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम स्टोरेज स्टोरेज इरिगेशन। अब मैं तीनों को कंपेयर कर लेता हूँ, सब ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये वियर है।
डाइवर्जन वेयर। तो डाइवर्जन वेयर में क्या है, कोई भी गेट ओपनिंग नहीं है, आमतौर पे कोई भी गेट ओपनिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, छोटी स्ट्रीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्टली पानी को कैनाल में हम सप्लाई कर देते हैं। बैराज क्या होता है, बैराज वेयर का थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिसमें गेट ओपनिंग्स हो सकती हैं, गेट्स होते हैं जिसके जिनको बंद करके पानी रुक सकता है और खोलने से पानी आगे आसानी से चल जाता है। ठीक है, तो बैराज में गेट ओपनिंग्स दी जाती हैं, तो गेट ओपनिंग्स के माध्यम से जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे पानी का स्तर थोड़ा बहुत कम और बढ़ा सकते हैं, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता। तीसरी बात हम डैम की करें तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें पानी का काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज किया जाता है, इसीलिए हम इसे स्टोरेज इरिगेशन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लड इरिगेशन की। तो मैंने बताया था फ्लड इरिगेशन कहाँ से आई, ये भी बता देता हूँ। फ्लो इरिगेशन होता है, लिफ्ट इरिगेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। फ्लो इरिगेशन का पार्ट था फ्लड इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन को हमने अभी तक पूरा पढ़ लिया है और दूसरा जो हिस्सा है वो फ्लड इरिगेशन है। ठीक है, तो इस बार एक बार मैंने दिखा दिया आपको बैक जाकर, फ्लड इरिगेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्लड इरिगेशन में बेसिकली होता क्या है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे नदी का फ्लो 12 महीने समान नहीं रहता है, 12 महीने अच्छा फ्लो नहीं मिलता है। बट मानसून के टाइम पे क्या होता है कि नदियों में क्या होती है, फ्लड आ जाती है, नदियों का क्या होता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है और इतना सफिशिएंट पानी का स्तर हो जाता है कि हम क्या करते हैं, उस नदी के कुछ पानी को डाइवर्ट करके खेत में पहुंचा देते हैं, सीधे डायरेक्टली खेत में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और खेत को क्या करते हैं, हम सबमर्ज्ड होने देते हैं, सॉइल को क्या करने देते हैं, सबमर्ज्ड होने देते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से। इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता कि कितना पानी डालना है, हम बस जो खेत की भूमि है उसे जलमग्न होने देंगे, उसे सबमर्ज होने देंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर खेती कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं, इसके मेन मेन पॉइंट लिख लेते हैं। पहले तो ये है अन सबसे पहला पॉइंट है ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, एक तो इसको अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जाता है और इसका एक दूसरा नाम है, उसको लिख दो आप, अनअंडेशन इरिगेशन, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फ्लड, मैंने जैसे आपको बताया ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के टाइम पे क्या करते हैं हम। ठीक है, तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है, रिवर का जो वाटर का स्तर होता है वो सफिशिएंटली हाई होता है, काफ़ी अधिक होता है और हम उस बढ़े हुए स्तर का फ़ायदा उठाते हैं और उसे सीधे क्या कर देते हैं, खेतों में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम। ठीक है, और जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, खेत की जो सॉइल होती है उसे सबमर्ज रखते हैं, यानी कि वो डूबी हुई रहती है पूरी तरीके से पानी से, फ्लडेड रहती है पानी से। इस तरीके से ये इरिगेशन किया जाता है। तो एक तो ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन हो गया। और कहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, डेल्टा रीजन में। डेल्टा रीजन मतलब जब नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वो डेल्टा बनाती है। जब नदी, बता देता हूँ, जैसे कोई नदी आ रही है, ये समुद्र है, यहाँ पे जब नदी क्या होती है, समुद्र में आपकी गिरने लगती है। ठीक है, जब नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वो क्या बनाती है अपने साथ, जो क्या होती है, नदी बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, तो जब नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वहां पे क्या होता है, जो भूमि होती है बहुत ज्यादा चौड़ा, जो नदी का स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो जो ये सिल्ट अपने साथ लेके आती है यहाँ पे डिपोजिट कर देती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप बनाता है इसलिए इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो आमतौर पर डेल्टा रीजन में, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, गोदावरी नदी का डेल्टा हो गया, अन्य अन्य नदियों के डेल्टा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इस इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे किसके लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, राइस की खेती के लिए, धान की खेती के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पैडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ। इसका एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं मिला, बट जैसे ये नदी यहाँ को फ्लो कर रही है, जैसे ये नदी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब फ्लड आएगा तो यहाँ से पानी को क्या करेंगे, खेतों में सप्लाई कर देंगे और खेतों को सबमर्ज होने देंगे और बाद में इसमें धान की रोपाई कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब सरफेस इरिगेशन की, किसकी बात करेंगे, सब सरफेस इरिगेशन की। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब बात की जाएगी सब सरफेस इरिगेशन की। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन में जो होता है
जो वाटर होता है उसे सरफेस पे यानी कि सॉइल मिट्टी की सतह पर ना अप्लाई करके मिट्टी की सतह से कुछ नीचे अंडरग्राउंड सप्लाई किया जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या? सब सरफेस इरिगेशन। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसे डायरेक्ट पौधों के रूट जोन में, रूट, मैं इसको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन में हम पानी को कहाँ सप्लाई कर रहे थे? सरफेस पे अप्लाई कर रहे थे। सब सरफेस इरिगेशन में हम पानी को रूट जोन में, ये रूट है, जहाँ रूट है ये पौधे की जड़ें हैं, वहां सप्लाई करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? सब सरफेस इरिगेशन। पानी को डायरेक्ट रूट जोन में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है, लिख देते हैं। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो पानी होता है उसे अंडरग्राउंड हम सप्लाई करते हैं, डायरेक्टली पौधे के कहाँ सप्लाई करते हैं? रूट जोन में सप्लाई करते हैं। और पानी पानी जो होता है वो पौधे की जड़ों तक कैपिलैरिटी के द्वारा पहुंचता है। मान के चल लो, फिर एक बार डायग्राम बना देता हूँ। मान के चल लो कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके ऊपर कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है, और ये पौधे की जड़ें हैं। तो हम क्या करते हैं? पानी को अंडरग्राउंड सप्लाई करते हैं। मान के चलो हमने पानी को यहाँ सप्लाई किया, तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसमें कैपिलैरिटी के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है और ये जो है पौधे की जड़ों के रूट जोन में पहुंच जाता है। तो इस इरिगेशन को क्या बोलते हैं? हम सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। ठीक बात हो गई। सब सरफेस इरिगेशन दो तरीके का होता है। पहला होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल दे, इसको एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए, मान लीजिए, देखो जैसे ये हमारी कोई कैनाल है, ठीक है, ये हमारी कोई कैनाल है और इसमें क्या है? पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? सीपेज के माध्यम से यहाँ से पानी रिसता है, और मान के चलो यहाँ पे फील्ड में रिस रिस के यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। जो हमारी कैनाल वगैरह होती हैं, या जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, जैसे नदियां भी हैं, तो अंदर ही अंदर, भूमि के अंदर ही अंदर पानी का क्या होता है? रिसाव होता है। उस रिसाव के कारण क्या होता है? जैसे यहाँ पे कोई खेत होंगे, यहाँ पे कोई खेत है हमारा, यहाँ पे कोई खेत है हमारा, पहले वाटर लेवल यहाँ पे था, वाटर टेबल बोलते हैं, जो वाटर टेबल होता है ये, वाटर टेबल। तो पहले जो हमारा वाटर टेबल था, वाटर टेबल मतलब भूमि के अंदर जल का स्तर। मान के चलो भूमि के अंदर जल का स्तर पहले यहाँ नीचे था, काफी नीचे था, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या उगी हुई थी? फसलें उगी हुई थी, यहाँ पे फसलें उगी हुई थी, ठीक है, ये उनकी जड़ें हैं, ठीक है। तो वाटर टेबल यहाँ पे देखने देखेंगे हम तो काफी नीचे था, काफी ज्यादा नीचे था, ठीक है। बट यहाँ पे पास भी क्या थी? कैनाल थी। कैनाल थी या रिवर थी? ये क्या है? एक कैनाल या रिवर थी। यहाँ से क्या हुआ? पानी का सीपेज हुआ, यहाँ से पानी रिस के यहाँ गया, और जो ये वाटर टेबल नीचे था, ये बढ़ के क्या हो गया? ऊपर आ गया, ठीक है। ये यहाँ से बढ़ के क्या हो गया? ऊपर आ गया। और इसके बाद क्या हुआ? रूट जोन में पानी पहुंच गया। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, क्योंकि अंडरग्राउंड जो पानी का रिसाव है, नेचुरल, जो तुम्हारी नदियां हैं या स्ट्रीम्स हैं या तुम्हारी जो कैनाल्स हैं, उनसे रिस के जो भूमि के अंदर पानी का स्तर है, जल स्तर है, उसे वाटर टेबल बोलते हैं, वो बढ़ जाता है और वो पौधों के रूट जोन तक पहुंच जाता है और पौधों को अच्छे अमाउंट में पानी मिलने लगता है। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रेन्स बनाते हैं, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, कंडक्ट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जिन्हें हम भूमिगत जमीन के अंदर गहराई में डाल देते हैं, ठीक है, रूट जोन के पास में, ठीक है। डक्ट्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, और उसके माध्यम से क्या करते हैं? हम धीरे धीरे पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और पानी जो है कि पौधे की रूट जोन में पहुंच जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें लॉसेस जो है कि बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज होगा, ये कॉस्ट क्या होती है इसकी? बहुत ज्यादा होती है। तो कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसे हम केवल उन्हीं फसलों के लिए यूज करेंगे जो कि एक्सपेंसिव क्रॉप्स होंगी, जो कि क्रॉस कैश क्रॉप्स होंगी, ठीक है। जिसमें हम अगर इरिगेशन में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, तो हमें मुनाफा बहुत अधिक हो
और जो हमने खर्च किया है हम उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। तो इसलिए हमेशा एक्सपेंसिव हाई प्राइस्ड क्रॉप्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं। एक बात और याद रखना कि जो सब सरफेस इरिगेशन हो सकता है, उसमें जो सरफेस ऑफ सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो ऊपर से भले आपको कैसी दिख सकती है, सूखी दिख सकती है। क्या दिख सकती है? सरफेस ऑफ सॉइल जो होगी ड्राई होगी। सरफेस ऑफ सॉइल ड्राई भी दिख सकती है आपको, उसमें कोई नमी आपको महसूस नहीं होगी कि इसके अंदर नमी है, बट क्योंकि पानी नीचे से सप्लाई होता है, नीचे क्या होती है, पूरी नमी होती है पौधे के ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो सब सरफेस आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन में क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ड्रेन्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आर्टिफिशियल ड्रेन्स होते हैं, लेड बिलो को डाला जाता है, सॉइल के नीचे गहराई में डाला जाता है। कॉस्टली होता है, हाई प्राइस क्रॉप के लिए यूज करते हैं और एफिशिएंसी इसकी हाई होती है। इसमें लॉसेस क्या होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। इस तरीके की इसकी इमेज होती है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडक्टर के ड्रेन को ये इस तरीके से ले डाउन किया है और ये यहाँ से पानी को क्या कर रहा है, रूट जोन में क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके छोड़ रहा है। और इस तरीके से इरिगेशन जो है कि हमारा अचीव हो पा रहा है। ठीक बात हो गई, यहाँ तक बात क्लियर आ गई। एक टॉपिक रह गया था हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन का। ठीक है। फ्लो इरिगेशन और दूसरा था हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन, तो वो भी पढ़ लेते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में बेसिकली होता क्या है कि कई बार जो वाटर हमारे पास मौजूद है वो गहराई में मौजूद है और हमारा जो फील्ड है, जो खेत है, वो ऊंचाई पे स्थित है। तो उस केस में हमें पंप के माध्यम से क्या होता है, पंप के माध्यम से क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे खेत स्थित है हमारा, ऊंचाई पे जहाँ पे खेत स्थित है, वहां पे पंप के माध्यम से क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं और उसके बाद हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान के चलो कि इस तरीके का ट्रेन है। ठीक है। तो जो हमारे वो वाटर है, जो वाटर है हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम पंप। और पंप के माध्यम से हम पानी को क्या करेंगे, खेत में सप्लाई करेंगे। ये फील्ड है, हमारा खेत है। ठीक है। ये वाटर है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। अच्छा, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को मान के चलो जहाँ पे हमारे पास पानी मौजूद है वहाँ पे हम टैंक में ओवरहेड टैंक बना दें। जैसे हमारा फार्म लैंड है, उसमें हम यहाँ क्या बना दें, तो टैंक बना दें, एक टैंक बना दें और उसके अंदर हम पानी को क्या कर दें, स्टोर कर दें और फिर हम इरिगेशन करें। इसके फायदे बहुत सारे हैं। एक तो इसमें क्या होता है, लॉस बहुत कम होते हैं, लॉस बहुत कम होते हैं। ठीक है। जो पानी है वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जब हमें पानी होता है रिक्वायर, तब हमें पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है क्योंकि हम पंप कर रहे हैं। पंप के माध्यम से हम तुरंत उस पानी को खेतों में सप्लाई कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉस्ट थोड़ा क्या हो जाती है, इसमें भी हाई हो जाती है। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है एक्सपेंसिव क्रॉप्स के लिए। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लॉसेस कम क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से पानी के पाइप के माध्यम से हम पानी को खींच रहे हैं और सीधे सप्लाई कर रहे हैं, तो इवापोरेशन लॉस, सीपेज लॉस होगा ही नहीं। अगर ये, क्योंकि यही दोनों मेजर लॉसेस होते हैं, खासकर सीपेज लॉस तो बहुत बड़ा मेजर लॉस होता है, तो ये सब कुछ नहीं है, तो इसमें लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इरिगेशन की एफिशिएंसी क्या होती है, अच्छी निकल के आती है। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए थैंक यू। बताना लेक्चर कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।